मित्रों नमस्कार, संजय सर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी विषय संबंधित आदिकाल के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जो कि हम आपको इसके पहले हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन, सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य से संबंधित प्रश्न को आपको हम बता चुके हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। फिर देखें, जैन साहित्य से महत्वपूर्ण कवियों के बारे में आप जान लें कि ये कवि जैन साहित्य से हैं। देवसेन, शालिभद्रसूर, स्वयंभू, पुष्पदंत, हेमचंद्र, सोमप्रभुसूर, मेरतुंग, ऐसे ऐसे कवि हैं जो जैन साहित्य से संबंधित रखते हैं। कभी का प्रश्न उठता है कौन से कवि जैन साहित्य से संबंधित नहीं है, ऐसा भी प्रश्न बन सकता है। ठीक है, तो आप जानते रहें कि देवसेन भी हैं, शालिभद्रसूर हैं, स्वयंभू हैं, पुष्पदंत हैं, हेमचंद्र हैं, मेरतुंग हैं। ठीक है, इनकी रचनाओं के बारे में हमने आपको महत्वपूर्ण जो रचनाएं हैं उसके बारे में भी बता चुके हैं। यहाँ से प्रश्न आपके पेपर में निश्चित रूप से आएंगे, क्योंकि आने वाली वैकेंसी 16,000 प्लस में रहेगी, तो इसमें बहुत बच्चों का हित हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं आगे। देखें, यहाँ से एक प्रश्न आपके बनते हैं कभी कभी कि चंदन वाला रास किसका है? आसव का है। ठीक है, ये खंड काव्य है, 1200 ईस्वी के आसपास लिखी गई है। तो चंदन वाला रास जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न बनने के आपके अच्छे चांसेस हैं। फिर आगे देखें कि जीवदया रास भी आसव का है, चंदन वाला रास और जीवदया रास। ठीक है, ये दोनों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हम आपको अच्छे प्रश्न पर ही चर्चा करेंगे, क्योंकि इससे आप उसी पर फोकस करें जिससे आपको अच्छे नंबर मिलें। ठीक है, क्योंकि टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, हायर एजुकेशन में भी कहीं से भी प्रश्न आ सकता है। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न को ज़्यादा फोकस करें और सबको समान रूप से देखते रहें। ठीक है, फिर देखें, रेवंतगिरी रास को भी कभी पूछ लेता है। तो रेवंतगिरी रास किसकी रचना है? यह विजय सेन सूर की है। ठीक है, यह 1231 में लिखी गई थी। क्रम पूछता है तो सबसे पहले चंदन वाला रास आएगा, तब रेवंतगिरी रास आएगा। ठीक है, फिर देखें आगे। देखें कि गणपत चंद्रगुप्त ने शालिभद्रसूर को हिंदी का प्रथम कवि माना है। हिंदी के प्रथम कवि मानने में अलग अलग विद्वानों को अलग अलग मत है। ठीक है, राहुल संगता ने सरहपा को माना है। और यदि कहा जाए हिंदी का प्रथम कवि कौन है, तो सरहपा है। ठीक है, हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है? तब श्रावकाचार्य है, देवसेन की। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हिंदी की प्रथम रचना, तो मैं तो ध्यान दीजिएगा, श्रावकाचार्य। ठीक है, यहाँ से प्रश्न बहुत बनता है कि पहली रचना कौन सी है? श्रावकाचार्य, पहले कवि सरहपा। ठीक है, फिर देखें तो गणपत चंद्रगुप्त ने शालिभद्रसूर को हिंदी का प्रथम कवि माना है। ठीक है, ये प्रश्न बनता है कि भारतेश्वरी बावरी रास जो है, ठीक है, ये इसकी रचना कब हुई थी? तो 1184 में हुई थी। भारतेश्वरी बावरी रास की रचना 1184 में। ठीक है, इसमें भारतेश्वर बावली का चरित्र वर्णित है। भारतेश्वरी बावरी रास। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न आपके बनते हैं। तो भारतेश्वरी बावरी रास है गणपत चंद्रगुप्त की, भारतेश्वरी बावरी रास शालिभद्रसूर की रचना है। ठीक है, भारतेश्वरी बावरी रास जो है ये शालिभद्रसूर की रचना है। मित्रों ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतेश्वरी बावली का संपादन मुनि जिन विजय ने किया था। कभी प्रश्न बन सकता है, लेकिन ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला, कि भारतेश्वर बावली रास की किसने लिखा था? तो शालिभद्रसूर ने लिखा था। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है, और टीजीटी पीजीटी के लिए ये बहुत अच्छे प्रश्न ये माने जाते हैं। ठीक है, तो हम प्रयास करेंगे कि जितने भाई बहन हमारे चैनल पर जुड़े हुए हैं तो और अपने मित्रों को भी शेयर कर दें, जिससे उनका भी हित हो। ठीक है, और अच्छे प्रश्न को आप देखते रहें, समझते रहें, पढ़ते रहें। आप खुद पेपर उठाकर देखिए, आज तक जितने अनुसार पेपर हुए हैं
उसका साल पेपर ले लो। साल पेपर से ही आप जान जाएंगे प्रश्न कैसे बनते हैं। पेपर किसी भी परीक्षा को फेस करने का, बीट करने का, पास करने का, सफल बनने का सबसे अच्छा साधन है कि उसका साल पेपर लिया जाए। साल पेपर जब लेते हैं, पढ़ते हैं, तो देखते हैं ऐसे ऐसे प्रश्न बनते हैं, तब आपको समझ में आएगा नहीं नहीं जो बताया जा रहा है एकदम सही बताया जा रहा है। ठीक है, यदि हम साल पेपर नहीं लेते हैं, नहीं पढ़ते हैं, तो क्या होता है कि हमें विश्वास नहीं होता है। तो मित्रों, हम आपको सलाह देते हैं सभी भाई बहनों को कि साल पेपर ज़रूर ले लें। हो सके तो हिंदी का साल पेपर यदि लें तो एजीपी प्रकाशन या ज्ञान मुद्रा प्रकाशन का ही लें। अन्य प्रकाशन पर भ्रमित न हों, क्योंकि अन्य प्रकाशन में बहुत त्रुटियां हैं, लेकिन ज्ञान मुद्रा प्रकाशन एक ऐसा प्रकाशन है, एजीपी प्रकाशन एक ऐसा प्रकाशन है जिसमें साल पेपर में त्रुटि नाम मात्र की शायद हो। ठीक है, एक आध दो प्रश्न हो सकता हो, बहुत कम त्रुटियां होगी, मान चलिए कि ना के बराबर, और व्याख्यात्मक बहुत अच्छा दिया हुआ है। तो एजीपी प्रकाशन ज्ञान मुद्रा प्रकाशन का इस साल पेपर लें, चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो, हाई एजुकेशन हो, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये सब हमको कोचिंग में बताया गया है। जब इलाहाबाद हम लोग कोचिंग किए थे तो सर ने हम लोग को बताया था, और हम प्रयास करेंगे कि जो जितने भी मैटर, जितने भी बिंदु हमारे सर ने हमको बताया है, हम ऐसे बिंदुओं को वीडियो के माध्यम से, अभी लॉकडाउन चल रहा है, अभी तो कोचिंग चलेगी नहीं, तो वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। जो भाई बहन हमारे चैनल पर नए हों, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न आपके बनते हैं, फिर आगे देखें। नाथ साहित्य से प्रश्न बन सकता है। नाथ साहित्य के जब प्रवर्तक के बारे में आता है तो नाथ साहित्य के प्रवर्तक के बारे में लुसेंट वगैरह में मत्स्यनाथ दिया हुआ है, लेकिन हरिवंश राय बच्चन की किताब में स्पष्ट दिया हुआ है कि नाथ साहित्य का प्रवर्तन गोरखनाथ ने किया था। ठीक है, नाथ साहित्य का प्रवर्तन गोरखनाथ, ध्यान दीजिएगा, आप लोग गोरखनाथ ही करिएगा, क्योंकि यह प्रश्न सुपर टेट में भी आया हुआ है, इस पर नंबर नहीं दिया गया है। तो सुपर टेट में उनकी बेईमानी है, उनकी ज़बरदस्ती है जो नंबर नहीं दिए हैं, इस पर नंबर पूरी तरह से मिलने चाहिए। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन किताबों में स्पष्ट लिखा हुआ है कि नाथ साहित्य का प्रवर्तन गोरखनाथ ने किया था। लुसेंट में देता है मत्स्यनाथ कौन थे? गोरखनाथ के गुरु थे, और प्रसारित करने का श्रेय गोरखनाथ को जाता है, लेकिन प्रवर्तन के बारे में आता है तो गोरखनाथ ही करिएगा मित्रों, क्योंकि 2016 में भी आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, और देखें यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं आपके कि गोरखनाथ का नाथ पंथ, ध्यान दीजिएगा, बौद्धों की किस शाखा से है? ब्रजयान शाखा, ध्यान दीजिए, ये प्रश्न आपका बनता है। हम आपको ऐसे बिंदुओं को बताएंगे जो कि सीधा आप उसी को देखें, कवर करें, और उसमें भ्रमित ना हो, पेपर में अच्छे नंबर आप कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि हम प्रयास करते हैं कि यदि हम 2016 में इंटरव्यू में हमारा भी कॉल हुआ है, अच्छे नंबर हैं, देखो क्या होता है, तो हम प्रयास करेंगे कि हमसे ज़्यादा आपको नंबर मिले, आप 120, 121, 122 पाएँ। ठीक है, फिर आगे देखें। गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्त को लेकर हठ योग का परिवर्तन के बारे में आता है, तो किसने किया था? गोरखनाथ ने किया था। यहाँ से देख लें पहली चीज़। अब पतंजलि के उच्च लक्ष्य आदर्शों को लेकर किया था। और एक प्रश्न यहाँ से बनता है हा और ठा, देखिए आगे बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि मैं तो ध्यान दें कि यहाँ से आपके प्रश्न बनते हैं कि हठ योग का परिवर्तन किसने किया था? तो हठ योग का परिवर्तन गोरखनाथ ने किया था। ठीक है, फिर देखें, आचार्य हरिहर प्रसाद द्विवेदी के अनुसार नाथ पंथ का नाथ संप्रदाय के सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत, अवधूत मार्ग नाम से जाना जाता है। यहाँ से प्रश्न बनता है कि नाथ पंथ का जो नाथ संप्रदाय है किस नाम से जाना जाता है? सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मार्ग या अवधूत संप्रदाय के नाम से जानते हैं। यहाँ से प्रश्न आपके बनते हैं। फिर देखें, आचार्य हरिहर प्रसाद द्विवेदी ने शंकराचार्य के बारे में लिखा है, शंकराचार्य के बाद इतना, आचार्य हरिहर प्रसाद ने लिखा है कि शंकराचार्य के बाद, मतलब इनके बाद इतना
इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। भारतवर्ष के कोने कोने में किसके बारे में लिखा है? गोरखनाथ के बारे में। भारतवर्ष के कोने कोने में उनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ ने का भक्ति मार्ग ही था। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। ध्यान दीजिएगा मित्रों, यहाँ से प्रश्न आपके बनते हैं। ये कथन भी कभी कभी पूछ लेता है, तो किसका है? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। फिर देखें, गोरखनाथ ने 14 ग्रंथ लिखे हैं। ठीक है, 14 ग्रंथ। 14 ग्रंथ कौन कौन से हैं? देख लें, सुन लें। शिष्यादर्शन, प्राण संकली, नरभय बोध, आत्मबोध, अभय मात्रा जोग, रोमावली, चिरंजन पुराण, ज्ञान तिलक, पंचमात्रा, अष्टाक्षरी, शबदी, मत्स्येन गोरख संवाद, गोरख गणेश गोष्ठी, ये इनके 14 ग्रंथ हैं। 14 ग्रंथों का संपादन किसने किया था? गोरख बानी नाम से किसने किया था? पीताम्बर दत्त बड़थवाल। ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने गोरखनाथ के 14 ग्रंथ को प्रमाणित मानकर उनका संपादन किया था। कभी प्रश्न पूछ लेता है कि गोरखनाथ की रचनाओं की संख्या तो 14 है। सबसे पहले रिसर्च करने वाले में कौन से हैं? पीएचडी करने वाले में कौन से हैं? तो डॉक्टर हिंदी से संबंधित में डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ही हैं। मित्रों ध्यान दीजिएगा, आगे चलें। हाँ, यहाँ से प्रश्न बनते हैं कभी कभी, नाथों को रासायनी किसे कहा जाता है? तो नागार्जुन को कहा जाता है। नाथों में रासायनी कौन है? तो रासायनी कौन है? नागार्जुन जी हैं। यहाँ से प्रश्न आपके बनते हैं। ठीक है, फिर देखें, नाथ पंथियों की भाषा सादोकड़ी भाषा थी। ठीक, जिसका ढांचा कुछ खड़ी बोली लिए हुई राजस्थानी थी। आगे देखें, मत्स्यनाथ से प्रश्न बनता है। मत्स्यनाथ किसके गुरु थे? तो गोरखनाथ के गुरु थे। मत्स्यनाथ का वास्तविक नाम विष्णु शर्मा माना जाता है। ये प्रश्न कभी कभी पूछ लेता है। इन मत्स्यनाथ का वास्तविक नाम क्या है? तो विष्णु शर्मा। इनकी लिखी संस्कृत रचना काल ज्ञान निर्णय का संपादन किसने किया था? प्रबोध चंद्र वागची। ध्यान दीजिएगा, काल ज्ञान निर्णय का संपादन प्रबोध चंद्र वागची ने किया था और गोरखनाथ के 14 ग्रंथों का संपादन डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने किया था। कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ से प्रश्न आपके बनते हैं, निश्चित बनेंगे। फिर आगे देखें, रासों से संबंधित भी प्रश्न बनते हैं। तो आप जानते हैं रासो है क्या? रासो वह होता है जो कि किसी राजा का राजासित कवि, जो उसके अधीन कवि होता है राजा के महलों में, वह कवि अपनी राजा के प्रशंसा में जो रचना करता है उसे रासो कहा जाता है। ठीक है, रासो का मतलब होता है कि राजा की प्रशंसा में लिखी हुई रचना, राजा की वीरता में लिखी हुई रचना को हम रासो कहते हैं। तो रासो के संबंध में विभिन्न विद्वानों का अलग अलग मत है कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। तो मित्रों ध्यान दीजिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आप कहेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल को आपने नीचे रखा, पहले आपने क्यों बता दिया? क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही रासो से उत्पत्ति के बारे में पूछा जाता है अक्सर, कि रासो शब्द की उत्पत्ति आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किससे माना है? तो माना किससे है? रसायन से। यही आता है मित्रों, ध्यान दीजिएगा, रसायन याद कर लीजिए। जब रसायन न रहे तो रास या रासो करिएगा, रसायन है तो रसायन ही करिएगा। मित्रों ध्यान दीजिएगा कि रासो शब्द की उत्पत्ति आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किससे माना है? रसायन। ठीक है, फिर देखें, इसके बाद पूछता है गारसा तासी का, भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गारसा द तासी के बारे में पूछता है। तो रासो शब्द की उत्पत्ति किससे माने हैं? राजसूय से।
ठीक है। गासा तासी ने रासो शब्द की उत्पत्ति किससे माना है? तो राजसूय, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है गासा तासी, ठीक। अच्छा, गासा तासी आप जानते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पहली रचना इन्होंने लिखी थी 1839 और 1847 में। दूसरा संस्करण 1871 में इसका प्रकाशित हुआ था। इनकी पुस्तक का नाम आप कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा। और इसका अनुवाद किसने किया था? इनकी रचना का अनुवाद किसने किया था? आप इस 2 प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा, ठीक है। फिर देखें, राजयश हरप्रसाद शास्त्री बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कभी पूछ लेता है। लेकिन गासा तासी और रामचंद्र शुक्ल का तो भाई याद कर लो, ठीक है, और कहीं से कुछ पूछ सकता है। तो राजयश हरप्रसाद शास्त्री, रासक नरोत्तम स्वामी, रहस्य कविराज श्यामल दास, रहस्य काशी प्रसाद जायसवाल। रहस्य के बारे में तो 2-3 विद्वानों ने कहा है, श्यामल दास और काशी प्रसाद जायसवाल। और रासक किसने कहा है? नरोत्तम स्वामी, दशरथ शर्मा, माता प्रसाद गुप्त ने रासक माना है, ठीक है। तो यहाँ से प्रश्न आपके 1 नंबर के बनने के चांस हैं कि रासो शब्द की उत्पत्ति आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस शब्द से माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का आएगा तो रसायन। गासा तासी के बारे में पूछेगा तो राजसूय। हरप्रसाद शास्त्री के बारे में पूछेगा तो राजेश, ठीक है। ऐसे को आप याद कर लें, ठीक है। फिर आगे चलें। रासो साहित्य के प्रमुख रचनाकार के बारे में देखें। यहाँ से एक प्रश्न निश्चित रूप से हायर एजुकेशन में, नेट जेआरएफ में क्रम बनाने का आता है, फिक्स है, एक प्रश्न आएगा। फिर इनमें रस पूछता है, कौन कौन से रस हैं, यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है। फिर पूछता और क्या क्या है कि कौन सा प्रबंध काव्य है, कौन सा वीर गीत काव्य है। तो ऐसे प्रश्न पूछ सकता है। तो दलपत विजय खुमार रासो की रचना है। यह रचना कब लिखी गई थी मित्रों, ध्यान दीजिएगा। यह रचना 9वीं सदी में लिखी गई थी। पहली चीज़ ध्यान दें कि खुमार रासो जो दलपत विजय की है कब लिखी गई थी? 9वीं सदी में, ठीक है। वीर रस है। भाषा कौन सी है? राजस्थानी। यहाँ से प्रश्न बनता है तो 9वीं हो गई। फिर जगनिक का परमाल रासो आलखंड है, ठीक है। जगनिक का परमाल रासो आलखंड। उसके पहले देखें विशलदेव रासो का, विशलदेव रासो नरपत नाल का है। यह कब लिखी थी? 1212 में, 1212 में लिखी गई थी। फिर आप परमाल रासो कब लिखी थी? 1230 में। फिर चंद्रवर्धय उसके बाद संभवतः लिखी गई होगी। तो ये क्रम जब आता है तो आपका सबसे पहले खुमार रासो, फिर विशलदेव रासो, फिर परमाल रासो, फिर पृथ्वीराज रासो होगा। यहाँ से एक प्रश्न आ जाता है, मैं तो ध्यान दीजिएगा। तो खुमार रासो सबसे पहले, विशलदेव रासो, परमाल रासो, वो फिर पृथ्वीराज रासो, ठीक है। यहाँ से प्रश्न आपके बनते हैं। फिर देखें कि नरपत रासो के बारे में पहुँच जाए तो नरपत नाल ने लिखा था कौन सा रस है? तो विशलदेव रासो में श्रृंगार रस है। ये पूछा जाता है प्रश्न, यहाँ से उठता है प्रश्न कौन सा रस है? तो श्रृंगार रस है, ठीक है, ध्यान दें। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार विशलदेव रासो वीर गीत परंपरा का प्राचीनतम ग्रंथ है। वीर गीत परंपरा का है, ठीक है, लेकिन इसमें है रस तो श्रृंगार, फिक्स है, इसमें कोई डाउट नहीं है। निश्चित 1 नंबर का प्रश्न यहाँ से आता है। फिर देखें परमाल रासो, परमाल रासो किसका है? जगनिक का है। आलखंड है ना, आलखंड है। ये 1230 में लिखी गई थी। वीर रस है इसमें, ठीक है, ठीक है। फिर यहाँ से प्रश्न बनता है कि आलखंड कौन है? परमाल रासो। तो यहाँ से प्रश्न आपके बनते हैं। आल्हा उदल का वर्णन किया गया था इसमें, पृथ्वीराज चौहान से युद्ध हुआ था। ये सारी घटनाएं परमाल रासो में वर्णित हैं, ठीक है। फिर आगे देखें पृथ्वीराज रासो चंद्रवर्दाई। फिर पूछता है पृथ्वीराज रासो को पूरा किसने किया था? यहाँ से प्रश्न बन सकता है। तो पृथ्वीराज रासो को पूरा किसने किया था? ध्यान दें,
तो पृथ्वीराज रासो के बारे में यदि देखते हैं तो पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था? चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई के पुत्र का क्या नाम था? चंद्रवरदाई। तो पुस्तक जल्लड़ हाथ दे चल गज्जन नृपुकाज। चंद्रवरदाई जी पुस्तक अपने पुत्र जल्लड़ को हाथ दे करके वह गजनी चले गए थे राजकाज बटाने। तो पूरा किसने किया था? जल्लड़ ने पूरा किया था। ठीक है कि पृथ्वीराज रासो को पूरा किसने किया था? तो जल्लड़। ठीक है, फिर आगे चलें। फिर देखें यहाँ से प्रश्न आपके बनते हैं। जयचंद्र प्रकाश, भट्ट केदार, चश्मा चंद्रिका, मधुकर कवि, हम्मीर रासो, सारंगधर, विजयपाल रासो, नल सिंह, रणमल छंद, श्रीधर। इतने कवियों की जो रासो काव्य की रचनाएं हैं, उनके कवि हैं, इनको आप ईमानदारी से याद कर लें तो निश्चित रूप से आपका यहाँ से 1 से 2 नंबर का इस रासो से ही मिल जाएगा। तो हम प्रयास करेंगे कि जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर जुड़े हैं और अपने और मित्रों को शेयर भी कर दें, जिससे उनका भी फ़ायदा हो। और हम हिंदी साहित्य के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ साथ आदिकाल, भक्तिकाल, रीतकाल, आधुनिक काल में भारतेंदु द्विवेदी युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, साठोत्तरी कविता, इसी के बारे में हम बताएंगे। फिर उसके बाद गद्य साहित्य में भी चलेंगे। उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, आलोचना, रेखाचित्र, संस्मरण, जीवनी रिपोर्टाज, यात्रावृत्त, पत्र लेखन के बारे में इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे, जिससे हिंदी साहित्य संबंधित कोई भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं। इसके साथ साथ हम ग्रामर के पार्ट भी आपको बताते रहेंगे। ग्रामर में भी आपका नंबर जो आता है 20-30 नंबर का टीजीटी पीजीटी में, वो आपका भी हो जाए। ठीक है, तो आप निश्चिंत रहें, ईमानदारी से पढ़ते रहें। आज से ही आप लोग ठान लो कि हमको 6 घंटा पढ़ना है, 6 घंटा कम से कम। यदि आप टीजीटी पीजीटी में सिलेक्शन लेना है आपको तो 6 घंटा पढ़िए, तभी सिलेक्शन होगा। कौन वीडियो देख लें, 1 घंटा मंत्र कर लें, जप लें, इससे सिलेक्शन नहीं होगा। तो ईमानदारी से 2 घंटा हिंदी साहित्य, 2 घंटा ग्रामर, 2 घंटा साल पेपर को आप बांट लें। आज से ही लग जाएं, मेरा वादा है कि आपका सिलेक्शन होगा, निश्चित रूप से होगा। जो भाई बहन हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।